इकॉनमी से मुराद समुद्री माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखते हुए माशी तरक्की, बेहतर माश और मुलाजमतों के लिए समुद्री वसाइल का पायदार इस्तेमाल है। पाकिस्तान एक साहिली मुल्क के तौर पर अपनी ब्लू इकॉनमी को तरक्की देने की बेपनाह सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के समुद्री वसाइल में 1050 किलोमीटर से ज़्यादा साहिली पट्टी, 2,40,000 मरबा किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन और समुद्री हयात का एक भरपूर हयातियाती तनव्वु शामिल है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा मछलियों की अनवा, समुद्री ममेलिया की 20 इकसाम और समुद्री कछुए की 5 इकसाम शामिल हैं। मुल्क ने माहीगीरी के ज़रिए अपनी नीली मईशत को तरक्की देने में पहले ही कुछ पेशरफ्त की है, जो कि कौमी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। इस सेक्टर से पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार मिलता है और जीडीपी का तकरीबन 1% इससे हासिल किया जाता है। तहम आबी ज़राअत, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, समंदर से काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में अब भी भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सरमायाकारी से भी फ़ायदा उठा सकता है, जिसमें माहौलियाती सियाहत, खेल के अलावा शोबा माहीगीरी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिससे साहिली कम्युनिटीज़ में रोज़गार के मौके पैदा करने और माश को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ब्लू इकॉनमी की सलाहियत का इदराक करने के लिए पाकिस्तान को एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी, आलूदगी, गैर कानूनी माहीगीरी जैसे मसाइल को हल करे। हुकूमत को समुद्री वसाइल के पायदार इस्तेमाल को बढ़ाने और ब्लू इकॉनमी के शोबे में जिद्दत को फ़रोग देने के लिए तहकीक और तरक्की में भी सरमाया करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़बान सफ़ी साहब, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और समुद्री मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट की कंटिन्यूएशन है ब्लू इकॉनमी और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की साइड पे जा रही है। तो एक छोटी सी मैं इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर ब्लू इकॉनमी से कमाया जा रहा है वो है 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अच्छा, पाकिस्तान जो है उसके अंदर कितना कमाया जा रहा है वो आपको पहले भी बताया, $1 बिलियन हम कमा रहे हैं, जबकि पोटेंशियल बकौल वजीर प्लानिंग और स्पेशल इनिशिएटिव एहसन इकबाल के वो $100 बिलियन से ज़्यादा का है। जी बिल्कुल, हम 1 बिलियन के लिए इस वक्त IMF की तरफ देख रहे हैं, जबकि हम सिर्फ ब्लू इकॉनमी से 100 बिलियन से ज़्यादा कमा सकते हैं। और उसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि फिशरीज एक बहुत अहम हिस्सा है इस ब्लू इकॉनमी का। पाकिस्तान सालाना $450 मिलियन की मछली जो है वो बेचता है, जबकि आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है फिशरीज का वो 2.5 बिलियन, यस 2.5 बिलियन डॉलर है। अच्छा, हमारी जो ब्लू इकॉनमी आज जो है 71 से पहले बहुत ज़बरदस्त थी, आज किस हालत पे पहुंची है इसी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब आप ब्लू इकॉनमी की बात करते हैं तो वो है क्या। और इसमें मैं आपको एक गैस देता जाऊं कि ब्लू इकॉनमी को 2 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है, ओशियन इंडस्ट्री और ओशियन रिलेटेड इंडस्ट्री। अच्छा, अब मैं जब इस पे आपको बताऊंगा तो एकदम आपका जहन माउफ होना शुरू हो जाएगा कि हम कितनी बड़ी नेमत को, दौलत को जाया करने पे तुले हुए हैं कि जब आप ब्लू इकॉनमी की ओशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, इसमें फिशरीज आ जाती है, इसमें मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, मिनरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, फूड एनर्जी, एक्वाकल्चर, मरीन बायोमेडिसन, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, केमिकल इंडस्ट्री। ओशन रिलेटेड इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो उसमें कोस्टल इकोनॉमी आपकी आ जाती है, और आप यू नेम इट वो चीज जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन मैं तकरीबन 45 ईयर्स का हो चुका हूँ और बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कि इतना पढ़ लिख के भी पोजीशन होल्डर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। आज जब मैं एमफिल के अंदर आया और हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफर किया मैरीटाइम सिक्योरिटी का सब्जेक्ट, तो मुझे पता चला कि भाईजान आप तो अपने मुल्क के बारे में ही कुछ नहीं जानते, इतना कुछ पढ़ लिख के। यहाँ पे मैं दावत दूंगा सर को कि सर क्या वजह है सर, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद सर आज हम क्यों उस 99 बिलियन जिसको हम अभी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डॉलर के, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम नहीं कर पा रहे।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल। इन कंटिन्यूशन टू आवर लास्ट डिस्कशन, मैं आपकी बात को जो अपने इंट्रोडक्शन में कही है, जो दुनिया का जो ट्रेड है, वॉल्यूम 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज डन थ्रू सी, समंदर के रास्ते से 90%। और हमारा जो मुल्क है, ट्रेड जो है वो 95% था, जो समंदर के जरिए जाता था। और जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि अब जबकि उस वक्त इतनी कंपनीज थी, इतने जहाज थे और अब घट के वो 15 या 18 जहाज रह गए, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो उसका एक फ्रैक्शन रह गया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इस तरफ तो जो दी जाती, जो उसके वेरियस एलिमेंट्स हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट नेशनल पावर के क्या एलिमेंट्स हैं। नेशनल पावर के अंदर आपका वेरियस चीजें, लाइक मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, मैरीटाइम पावर। अब मैरीटाइम पावर जब आप लिखते हैं तो मैरीटाइम के अंदर एक वाइड वैरायटी ऑफ हेडिंग्स हैं जो आप इसके अंदर आते हैं, जिसमें फिशरीज आता है, जिसमें शिप ब्रेकिंग आता है, जिसमें पोर्ट्स एंड हार्बर्स आता है, जिसमें आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की में जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी आपका, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, सारी चीज मिला के मैरीटाइम पावर बनता है। और उस मैरीटाइम पावर के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्शन है नेवल पावर, बिकॉज इनका आपस में रिलेशनशिप ये है कि मैरीटाइम इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय नेवल पावर। तो इसलिए नेवल पावर की जरूरत महसूस होती है कि आपके जितना वाइड स्पेक्ट्रम है मैरीटाइम पावर का, उतनी ही आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नेवल कैपेबिलिटी, टू सेफ गार्ड देम एंड टू इंश्योर दैट आपका जो ट्रेड है वो बगैर किसी रुकावट के समंदर के जरिए जाए। नेवल पावर। दूसरी चीज आपकी एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर में आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों मिला के मिलिट्री पावर बनते हैं। तो जब उसमें भी नेवल पावर जो ऐड किया गया, तो इट इज इन रिलेशन टू द सिक्योरिटी नीड्स। यहाँ पर नेवल पावर इज इन रिलेशन टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। वहाँ पर नेवल पावर इज इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड जो ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज प्रोवाइड, सो दैट शोज नेवी का जो रोल है डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम पावर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं मैरीटाइम पावर के, उनको हमने सही तरीके से डेवलप नहीं किया। मुझे याद है कि ये आपका पोर्ट कासिम जो डेवलप हुआ है, ये 1974 में, व्हेन आई वाज लेफ्टिनेंट एंड मैं कमांड में था गन बोट की, उस वक्त नियाजी साहब का आपने पिछले लफ्ज किया था, नियाजी साहब वाज अ वेरी विजनरी नेवल चीफ एट दैट टाइम। ही वाज 2 स्टार एंड ही वाज कमांडिंग द फ्लीट। तो उन्होंने ये चीज का तयन किया कि जो आपका इनलैंड वाटरवेज है, लाइक जो आपके इंडस डेल्टा के अंदर जो रिवर्स है और ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके मिलती हैं सर क्रीक में, उसके अंदर का जो पैसेज है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सो आई हैव द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ एंटरिंग दैट पोर्ट कासिम, जिसको अब नाम दिया गया, उस वक्त वो इसको कहते थे फिटी क्रीक। फिटी क्रीक से हमने दाखिला किया विद कॉम्पैक ऑन बोर्ड। और बाद में जो नेवल चीफ बने सरोई साहब, ही वाज कमांडर देन, आई वाज लेफ्टिनेंट। हमने आई वाज इन कमांड, तो उस गन बोर्ड को हमने, पाकिस्तान नेवी शिप भावलपुर नाम था, we went into that and we created that route right from entering from Pitty Creek, अंदर अंदर होते हुए केटी बंदर्स होते हुए we came out to सर क्रीक, और सर क्रीक से फिर हम बाहर निकले जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था। सो बाद में दिस बिकेम क्या कहते हैं, आगे उसकी डेवलपमेंट की गई, एंड आपके पास कराची के अलावा एक दूसरा पोर्ट 25-24 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ये डेवलप किया गया, एंड टुडे इट इज नोन एज पोर्ट कासिम। अल्लाह के फजल से न्यायी साहब ने मुझे बड़ा इस पे वेल डन दिया था कि योर एक्सप्लोरेशन विल फॉर्म द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पोर्ट इन फ्यूचर। बड़ा उन्होंने इस पर रिकमेंडेशन लेटर मुझे दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 74 तक हमने कोई और दूसरा पोर्ट नहीं देखा था। गवादर, उर्मारा, पसनी, जीवनी, ये जो हमारे वेस्टर्न साइड के जो जितने भी ये पोर्ट पे, इनकी डेवलपमेंट
कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, इस तरफ बात होती थी तो देर यूज टू बी अ सिक्योरिटी फ्लैग ऊपर नजर आता था। आर्मी कहती थी नहीं, हम वेस्ट की तरफ नहीं डेवलप कर सकते, कोई रोड, रेल रोड वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है जो हम अपनी कैपेबिलिटी के अंदर रहते हुए हम उसको नहीं मीट कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए जो ग्वादर की आज पोजीशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ग्वादर एक हब बन गया है। आज से 30 years ago, 30 साल, 35 साल पहले, वी कुड हैव अचीव्ड द सेम थिंग इफ देयर वाज राइट अटेंशन एंड राइट प्रायोरिटी गिवन टू दिस। एंड एट दैट टाइम अगर ये आप जो आज की पोजीशन ये उस वक्त होती, तो आप अंदाजा लगाए रेवेन्यू और इकोनॉमिक आपका जो ब्लू वाटर जो इकोनॉमी है उसकी इस वक्त आपकी क्या हाथ होती, और आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। दिस वुड हैव बिकम योर सेंटर ऑफ ट्रांजिट ट्रेड। सारा जो ट्रेड अब तक दुबई में अंदर जाके हो रहा है पर्शियन गल्फ के, ये आपके गवर्नर का बिल्कुल राइट ऑन द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। आप तो यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड होता सारे अंदरून सिंध, अंदरून जो मुल्क है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान एंड नॉर्थ, सारा ट्रेड आप यहाँ से संभालते, जॉब्स कितनी मिलती और इकोनॉमी क्या आपकी स्टेबल होती, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा सर, एक चीज जो मैं अभी रिसर्च कर रहा था इस प्रोग्राम के हवाले से, अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हम अपने पोर्ट से कितना कुछ खास तौर पे गवादर से कमा सकते थे। सर एक बड़ा अहम जो है ब्लू वाटर इकोनॉमी जो है, उसके अंदर होता है आपका टूरिज्म का। पाकिस्तान के अंदर बड़े नायाब किस्म के भी आपने रिपोर्ट भी देखी, 5 तो कछुओं की किस्में हैं जो पूरी दुनिया में नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपके पास दर्जनों मछलियों की किस्में हैं, आपके कोरल रीफ जो हैं खूबसूरत तरीन, अभी तक उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। सर वो क्या वजूहात है? हम पाकिस्तान नेवी एक दिफाई इदारा है, इसमें कोई शक नहीं, और इस वक्त नेवी की जो कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर के ऊपर वो कमेंडेबल है, क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ एक डॉटलेस जो वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं उसके साथ साथ वो इस साइड पे भी लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें आपका क्या ख्याल है कि जब हम बात करते हैं, मतलब इंडस ये जो कोस्टल हाईवे बनाई मुशर्रफ के दौर में, ब्यूटीफुल, वहां पे अगर आप जाएं तो ऐसे ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से शाहकार लैंडस्केप है कि बंदा परेशान हो जाता है। हम नेवी पे तो नहीं सर छोड़ सकते ना? क्या वजह है कि हमारी ना सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की, सिंध की, ना ही हमारी वफाकी हुकूमत ने इतने बड़े रेवेन्यू के सोर्स के ऊपर कि जी आप समुद्रों की टूरिज्म शुरू करें, बीचेस को आप जो हैं वो करें, आप जो सी बेस्ड स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। ये नेवी का तो नहीं काम ना सर, ये काम तो है हुकूमत का। क्यों सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने कभी इस सेक्टर को, इतने अहम सेक्टर को काबिल तवज्जो नहीं समझा कि इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सके? बहुत वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलना चाहिए हम सबको कि इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई। क्योंकि जैसा मैंने अभी अर्ज किया गया, यही डेवलपमेंट जो गवादर की चाइना के साथ मिलकर हमने अब की है, अगर यही इस पर तवज्जो सही होती है एंड वी कुड इनवाइटेड चाइना, तो आपका बहुत देरी ना दोस्त है। चाइना वॉज रेडी टू हेल्प यू इन एनी रिगार्ड। तो ये चीज जो अब आपने की, जो वो भी 2003 से आपने जाके शुरू किया इसके ऊपर, और इससे पहले एक बात बहुत जरूरी अंदर, अगेन नियाजी साहब के दौर में पाकिस्तान नेवी ने एक और बड़ा मस्बत कदम उठाया था कि उस दौर में गवादर ये गवादर में जेटी बनाई, जो कि एफडब्ल्यूओ को कॉन्ट्रैक्ट देके, और वो प्योरली नेवी एक इनिशिएटिव था। उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं थी, खाली वहां पर बीच थी और मच्छरों की आबादी थी। तो उस वक्त ये 1980 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने जाके ये सारा शुरू किया। उसके बाद नेवी ने मजीद उर्मारा को एज ऑल्टरनेट नेवल बेस डेवलप किया, और इस वक्त वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल डेवलप किया है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान नेवी इस्तेमाल करती है बल्कि अवेलेबल टू दी पब्लिक ऑल्सो, जो कि आप कहीं आप यू कैन नेवर इमेजिन। तीसरी चीज उन्होंने गवादर ने अभी कैडेट कॉलेज एक डेवलप किया, जिसके लिए आवाम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन बच्चों की एजुकेशन और उनको फिर इस तरफ समुंदर की तरफ रागत करने के लिए कि मैरीटाइम सेक्टर में आए, चाहे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, चाहे वो फिशरीज में जाए, चाहे वो नेवी में आए, उनका एक कंडीशनिंग शुरू की। तो एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट था पाकिस्तान नेवी का जो इन्होंने
गवादर के जरिए में जो कैडेट कॉलेज किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप, ये पाकिस्तान नेवी ने बढ़ चढ़ कर अपने जो उसकी बिसात थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के इस सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की, और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं कि इस पे जब ये पूरा एक इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा, गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और सारी चीजों के बाद, तो गवादर विल बिकम हब ऑफ मेनी एक्टिविटीज जनरेटिंग लॉट्स ऑफ जॉब्स, एंड उसके साथ एक आपकी इकोनॉमी को एक बहुत ही मजबूती फराहम करेगा। लेकिन a bit too late, we could have done this आज से 30 साल 35 साल पहले। we would have been स्टेबल, अपनी इकोनॉमी आपकी स्टेबल होती, आपका सेक्टर जो था वो सही मानों में मैरिटाइम सेक्टर डेवलप होता, और आपकी फिशरीज, फिशरीज का मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वेरियस टाइप्स ऑफ मछलियों का और कछुओं का जिक्र किया। मैं बताऊं 1974 में जब मैं गन बोट की कमांड में था, हमारे वाटर्स में आगे रशियन फिशिंग ट्रॉलर्स जो उनके पास उस वक्त के थे, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप के जहाज थे, हमारे यहाँ की मछलियां पकड़ के ले जाते थे, और टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर उनका एक मदरशिप होता था। मदरशिप हैड ऑल दी, उसके पास विद ऑल, जिसके जरिए वो तमाम मछलियों को प्रोसेस करने के बाद कैन करके बाद एक्सपोर्ट करता था। उसी फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री थी समुद्र के पास। तो हमने बड़ा नुकसान उठाया। वी एंड एज अ गन बोट इन कमांड हम लोग जाके उनको निकालते थे कि हम आप हमारे एरिया से निकले, लेकिन वो उनके पास जाहिर बात है ताकत ज्यादा थी, और उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाता था, तो वो दे वर कमिंग एंड फिशिंग इन आवर वाटर। तो जस्ट बिकॉज हमारी अपनी जो मैरीटाइम पावर थी, उसका ये सेक्टर को हम पाकिस्तान नेवी के पास जो उस वक्त जराए मौजूद थे उसके जरिए प्रोटेक्शन देने में सही मानों में कासर थे, बिकॉज दे वुड कम एट नाइट और दे वुड बी देयर इन दैट, बाय द टाइम आप गन बोट लेके वहां पहुंचे उसको देखे वो आपके एरिया से बाहर निकल जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है, और मैं समझता हूँ कि जब नेवी ने डेवलप की, नेवी को मैरीटाइम पावर के जो एलिमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए एयर सर्वेलेंस, हेलीकॉप्टर्स और अदर दूसरी चीजें मैसर हुई, तब जाके ये चीजें जो थी आपके काबू में आई, एंड वी कुड देन सेट कि और अब कोई यहाँ पर मछली पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन वी स्टिल आर डेफिशिएंट, बिकॉज हमारे पास फिशिंग ट्रॉलर्स और जो फिशिंग एबिलिटी है वो उस पोटेंशियल की नहीं है जो आपके पास कैपेबिलिटी है। अगर आप वो मछली निकालें और उन चीजों को सही तरीके से एक्सपोर्ट कर सके, यू विल गेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। तब देखो $2.5 बिलियन का, पाकिस्तान का $2.5 to $3 बिलियन का सिर्फ फिशरीज का पोटेंशियल है जिसे हम नहीं कर सके सर। फिर मैं उसे करूंगा सर, ये जो वाटर स्पोर्ट्स हैं जो आप समंदर में करते हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान नेवी के क्लब्स तो मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर सर उसी के ऊपर आऊंगा कि हम ब्लेम करते हैं अपनी फोर्सेस को, लेकिन सर कुछ काम तो आपकी हुकूमतों का भी तो होता है ना सर। मसलन सिंध गवर्नमेंट के साथ समंदर लग रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ लग रहा है। अगर बीचेस के ऊपर ये स्पोर्ट्स जो है, यानी कि अंडर वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो टूरिज्म शुरू होगा, तो बेसिकली रेवेन्यू वफाक की जगह इन सूबों के पास ही आएगा। तो इस पैसे से जो लाइफ है एक कॉमन बंदे की वो अपलिफ्ट होगी। तो क्या वजूहात हैं कि हमें कोई बड़े इनिशिएटिव्स नहीं नजर आ रहे? यानी कि आप पोर्ट कासिम को देख लें या उसकी जो अथॉरिटी को देख लें, तो उसके अंदर तो सब इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वहां से रेवेन्यू कमाया जा रहा है इजीली। लेकिन जो ये बाकी चीजों से जिसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और उसके बाद एक दफा जब आपकी वो चीजें जो हैं वो दुनिया में फेमस हो जाती हैं, आपकी जो है ऑटोमेटिकली टूरिज्म आपकी तरफ आएगा। तो व्हाई आवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर फेलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, ब्लू इंडस्ट्री का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके ऊपर क्यों नहीं वो स्टेप्स लिए जा रहे जो लेना फर्ज भी है और जरूरी भी है? जी बिल्कुल सही। टूरिज्म का आपने जिक्र किया, इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन बीचेस आपको दिए हैं। वेस्ट ऑफ कराची आप जाइए अप टू द ईरानियन बॉर्डर, आपके जो वेरियस टूरिज्म स्पॉट थे उनको आप सही मानों में एक्सप्लॉइट करने के लिए आप वहाँ पर हॉलीडे रिजॉर्ट्स बना सकते थे, वहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बट एक छोटा सा यहाँ पर एक नोट देना जरूरी है कि चूंकि मानसून में ये साउथ साउथ वेस्टर्ली मानसून बड़ा हैवी होता है हमारे एरिया में, नॉर्थ अरेबियन सी में,
तो और ये हमारी पूरी बीचेस जो हैं ये इतनी प्रोटेक्टेड नहीं है कि आप इसको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करें। बट देर आर स्पॉट्स, देर आर प्लेसेस जिनको आप सही तरीके से अगर इनको एनक्लेव बनाकर उन जगह पर आप चीजें करते तो क्लीन वाटर, ब्लू टर्कॉइस वाटर, ब्यूटीफुल बीच है आपके पास अवेलेबल। सोम्यानी बीच है, आगे जाइए तो रास मलान से थोड़ा आगे और उर्मारा से पहले एक बीच है। फिर ग्वादर के जाने और पसनी के दरमियान अस्तोल आइलैंड बहुत जबरदस्त है। तो कोई शक नहीं है, यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग द टूरिज्म, लेकिन इसको इन्होंने अभी तक कोई सही मानों में उस तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही इस पर कोई इन्वेस्टमेंट आई, ना ही गवर्नमेंट, ना इधर सिंध गवर्नमेंट नॉर बलोचिस्तान गवर्नमेंट इन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो दी जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट बहुत जरूरी था कि कराची से लेके गवादर जीवानी तक बहुत ही एक सिंपल सी चीज करते थे, आप फेरीज, पैसेंजर फेरीज चलाएं, जो आजकल बड़ी मॉडर्न फेरीज मौजूद है। तो उनके साथ आप वन टाइम इन उर्मारा के सामने बीच पे रहे, फिर ग्वादर लेके जाए, फिर वापस आए, तो ये इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट रेवेन्यू कलेक्शन। अगर आप और इतने आपके पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो शहरी है, दे हैव नॉट सीन समंदर जिंदगी में। अभी कब कुछ पिछले महीने मेरे बेटे का एक दोस्त आया पंजाब से यहाँ ठहरे के, तो वो मुझे कहता अंकल ये समंदर कैसा होता है। जब लेके गए तो उसको नजर आया, तो कहता है कि इसका दूसरा सिरा किधर है। तो जो उसको तो जहन में तो दरिया का होता है कि दरिया नजर आता है दूसरी साइड पे, कहता जिसका दूसरा सिरा किधर। मैं कहा बेटा समंदर, इसका दूसरा सिरा नजर नहीं आता। तो आप अंदाज लगाइए कि हमारे जो एजुकेटेड और दूसरी फैमिलीज हैं, दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट, बिकॉज देर इज नो कोई सही पॉलिसी नहीं है। मैरिट टाइम पॉलिसी होती है जिसके तहत आप वेरियस सेमिनार्स, सिंपोजियम, वर्कशॉप करें, लोगों को इस तरह मुतारफ कराए और उनको इधर रागिब करें। तो दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ यू डोंट हैव इट यू डोंट मिस इट। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकर्स हैं, दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट की व्हाट आर दे मिसिंग, बिकॉज उन्होंने कभी इस तरह तवज्जो दी नहीं। अब आपके पास अभी भी ये चीजें मौजूद है। अब जबकि ग्वादर आपको इतना डेवलप करके दे दिया है चाइना ने, देर इज नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है सेंटर की तरफ देखने की कि हमें पैसे दे। उनके पास अपने इतने वसाइल हैं, उनको सही तरीके से अगर इस तरह की पॉलिसीज बनाए तो उनके जनरेशन होगी रेवेन्यू की जो उनके काम आएगा। अच्छा सर, एक और जो अहम चीज है जिसे हम मिस कर जाते हैं कि मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप सी कैल जो है ना वो रोजाना एक टैबलेट खाया करें। अब वो सी कैल आपको जो है वो तकरीबन 1,000 रुपए की उसकी जो है ना डब्बी हो चुकी है, जिसमें जो है 40 या 50 के करीब ना टैबलेट्स होती हैं। कैल्शियम जो बेस्ट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो समंदर से निकाली जाती है। समंदर के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर जो समंदरी मेडिसिन बनाने की जो इंडस्ट्री है, समुद्री जो हयात है उसके जरिए बनाने की, वो बड़ी है। और पाकिस्तान ने उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरीके से आपके साहिल समुद्रों पर बड़ी तेज हवा चलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई सी अभी जो खुद पाकिस्तान के जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहां पे सुनने में आया है कि जी ईरान से हम बिजली ले रहे हैं। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपकी पूरी कोस्ट लाइन जो है उससे जो है बिजली अपनी खुद बना सकती है। तो आप क्या कहेंगे सर कि ये हम किस साइड पे, जब हमने तो अभी ओशियन इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो हम कब जो है ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ बिल्कुल आएंगे? सही बड़ा दूर लग रहा है। तो उसके बाद ये शिकवा करना कि पैसा नहीं है, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, जबकि 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आपका जो है आप कमा सकते हैं अगर आप हर साल ही कुछ पैसे लगाने शुरू कर दें, तो 10 साल के अंदर आपके अच्छा खासा बजट जो है वो आपके अपनी इस कमाई से पूरा हो जाएगा। तो क्या देखते हैं आप सर, कैसे कहेंगे? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो समंदर के हवाले से रेवेन्यू, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आजकल दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है, सोलर एनर्जी और ये जो समंदर से वी हैड वी हैव कराची से लेके जीवनी तक, ईरानियन बॉर्डर तक, आप अगर आप उसका स्टडी करें विंड चार्ट, तो एक पूरा विंड कॉरिडोर है जो कॉन्स्टेंटली आपको हवा प्रोवाइड करता है। तो आप
विंड मिल्स लगाए along the coast and most cheapest आपको बिजली मिलेगी थ्रू आउट पूरे कोस्टल के साथ साथ आपको अंदरूने मुल्क भी आपको बिजली फराहम कर सकते हैं, नेशनल ग्रिड में डाल सकते हैं. सो वी हैव नेग्लेक्टेड दैट वन पार्ट. दूसरा, समंदर में अंदर आप जरिए आप इस चीज को जनरेट कर सकते हैं, जो टाइड्स आ रही हैं जा रही हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में. सो अगेन अनदर वेरी ऑल्टरनेट चीप सोर्स अवेलेबल जिसके जरिए करते हैं. तीसरा एलिमेंट यह था कि वाटर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सैलिनेशन प्लांट आज से कई बरस पहले गवादर में एक लगाया गया था, जब उस वक्त बहुत ही बेखल, ये 1980s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त शुरू हुआ और उसके बाद उसको कोई तवज्जो नहीं दी गई, वो लगा दिया गया लेकिन उस पर उसको मेंटेन नहीं किया गया. एंड एज सच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई एंड वी लॉस्ट दैट. दुनिया में देखिए जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, समुद्री वाटर को थ्रू डिसैलिनेशन प्लांट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अल्लाह ताला ने आपके लिए हर चीज दी हुई है. बॉटम लाइन इज, जो आपके तमाम सवालों का एक जवाब है, वो ये है कि द डिसीजन मेकर्स, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड डिसीजन मेकर्स, द डिसीजन मेकर्स हैड लीस्ट number one understanding of the capability of the maritime sector, और उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई. नंबर एक. नंबर टू, पॉलिटिकल लीडरशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे फोकस वाज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, फोकस रिमेन कि व्हाट इज इन फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा. सर बहुत बहुत शुक्रिया. आपके टाइम का पता ही नहीं चला प्रोग्राम का वक्त, लेकिन हमें इसके ऊपर एक और सेशन करना पड़ेगा. और ये ब्लू इकॉनमी को ही हवाले से सर, सी पैक के ऊपर, क्योंकि सी पैक बहुत एक अहम गेम चेंजर भी है पाकिस्तान के लिए. अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा है. अगर चाहे पाकिस्तान तो अभी भी अपने किस्मत खुद बना सकता है. कब तक हम दूसरों की तरफ देखेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम सी पैक पे करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और ब्लू वाटर हमारी जो इकॉनमी है उसकी क्या अहमियत है, इस पे करेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैप्टन साहब को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.